आगे हम पढ़ रहे थे इसमें मुख्य उपांग चल रहे थे। मुख्य उपांग में भी हमने पढ़ लिया था, प्रथम मैक्सिली पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है द्वितीय मैक्सिली या लेबियम, इसको लेबियम भी बोलते हैं, द्वितीय मैक्सिली को। ठीक है, अब देखिए इसको हम निचला होंठ भी बोलते हैं, लेबियम को। जैसे लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट। द्वितीय मैक्सिली या लेबियम, इसमें आगे लिखा है इसे निचला होंठ भी कहते हैं। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, सबमेंटम, मेंटम व प्रीमेंटम। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसमें ये भाग दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? इसमें ये सबमेंटम है, फिर ये मेंटम है, और ये प्रीमेंटम है। ठीक है, तो ये है 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये द्वितीय मैक्सिली का फोटो है ये। ठीक है, द्वितीय मैक्सिली या लेबियम का डायग्राम है। ठीक है, आगे है प्रीमेंटम के बाजू में एक पाल्पीजर नामक स्क्लेराइड पाई जाती है। प्रीमेंटम के बाजू में एक पाल्पीजर नामक स्क्लेराइड आपको दिख रही है, जिस पर दोनों ओर एक एक लेबियल पाल्प पाए जाते हैं, जिन पर संवेदी सूख पाए जाते हैं। प्रीमेंटम के छोर पर मध्य में 2 ग्लोसा नामक उपांग व बाहर की ओर 2 पैराग्लोसा नामक उपांग दिखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो तो डायग्राम में, एक बार और मैं बता देता हूँ। ये ग्लोसा है, ये वाला, और ये एक और दिख रहा है ना, ये पैराग्लोसा है, ये वाला, ये पैराग्लोसा है। थोड़ा मिट गया है, इसको ठीक कर लेना। तो पैराग्लोसा और ग्लोसा आपसे पूछ ले किसके भाग हैं, तो द्वितीय मैक्सिली या लेबियम के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हाइपोफेरिंक्स, इसी का जो है आगे का भाग है। किसके भाग चल रहे हैं हमारे? ये चल रहे हैं मुख्य उपांग। ठीक है, मुख्य उपांग का ये कितने हो गए थे? 5वां भाग है, ये लास्ट भाग है मुख्य उपांग का, जिसका नाम है हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, अब हाइपोफेरिंक्स क्या होती है, तो इसमें लिखा है 2 मैंडिबल जो होते हैं, 2 मैंडिबल, तो 2 मैंडिबल के मध्य में एक जीभनुमा जो रचना होती है, उसे हम हाइपोफेरिंक्स या लिंगुआ, इसको जीभ भी कहते हैं, जीभ कहते हैं। लिंगुआ भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स को एक और नाम से जानते हैं, लिंगुआ या जीभ भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सिर मुख उपांग। ठीक है, और ये मुख उपांग किसके अंदर थे? सिर के उपांग के अंदर थे, सिर के भाग के अंदर थे। ठीक है, आगे अब हमारा सिर वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे बक्ष वाला जो पोर्शन है, बक्ष में क्या क्या होता है, थोरैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे सिर, बक्ष, और फिर उदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोरैक्स को देख लेते हैं। थोरैक्स के वैसे एक दिन मैंने बताए थे, अगर याद आ रहा हो, तो नहीं आ रहा तो एक बार और बता देता हूँ। थोरैक्स की जो है 3 भाग होते हैं, 3 भाग में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्लियर? फिर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ये 3 भाग होते हैं बक्ष के। ठीक, जैसे कि लिखा है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बक्ष पर 3 जोड़ी पैर लगे होते हैं, तो एक एक पर रखते हैं। प्रोथोरैक्स पर एक जोड़ी होते हैं, मीजोथोरैक्स पर एक जोड़ी होते हैं, मेटाथोरैक्स पर एक जोड़ी होते हैं। इस प्रकार 3 जोड़ी पैर होते हैं। इन्हीं के द्वारा वह तेजी से दौड़ता है। प्रत्येक पैर में 5 पोडोमियर्स होते हैं। तो ये पोडोमियर्स क्या होता है, जो पैर होता है वो 5 भाग में डिवाइड होता है। उसको बता दूं मैं, इसमें डायग्राम तो खैर मिट गया है, चलिए फिर भी दिखा देता हूँ।
देखिए आपको 5 पोडोमियर्स कौन कौन से होते हैं पैर में, देखिए बता देता हूँ। एक होता है कोक्सा, कौन सा होता है? कोक्सा, एक ट्रोकेंटर, एक फीमर, एक टीबिया और एक टार्सस। तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से 5? कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। कुल मिला के जो पैर होता है वो 5 भाग में डिवाइड होता है। तो कुछ ये जो ऐसा भाग होता है, ये जो टिड्डी में कुछ ऐसा भाग होता है, जो शुरुआती पैर का जो भाग होता है उसको ना, इसको हम कोक्सा बोलते हैं। ठीक है, कोक्सा, ये कोक्सा होता है। इसके बाद ये जो थोड़ा सा घुमावदार होता है इसको ट्रोकेंटर बोलते हैं। ट्रोकेंटर होता है ये। इसके बाद आगे जाके ऐसे करके ऐसे घूमता है ये पैर। ठीक है ये। और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर रहते हैं बहुत सारे, और लास्ट में एक पंजा होता है इस टाइप से ऐसा। अब देखिए इसको हम ना, ये जो सबसे हड्डी जो बड़ी दिख रही ना, इसको फीमर बोलते हैं। फीमर, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे पास टीबिया होता है, यहाँ पे टीबिया। और फिर लास्ट में जो है ये बाकी का बचा जो भाग होता है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? टार्सस। क्या बोलेंगे? समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है यहाँ तक? तो कौन कौन से कोक का ये हो गया, हाँ ट्रोकेंटर हो गया, और फीमर हो गया, और टीबिया और टार्सस हो गया। ठीक है ना? आपको ये फोटो, इसमें डायग्राम भी है, इनको भी देख सकते हो आप। आगे भी लिखा है, इसमें लिखी हैं कुछ चीजें, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है टार्सस जो है 5 टार्सोमियर से द्वारा, टार्सस 5 टार्सोमियर द्वारा बना होता है। प्रत्येक खंड पर सूप पाए जाते हैं। प्रथम 4 खंडों की निचली सतह पर चिपचिपी चिपचिपी गद्दियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम प्लेंटुली कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, 1 मिनट में बताता हूँ। ये दिख रही है प्लेंटुली, ये इसमें ये भाग, ये कंटिन्यू इधर था, ये मिट गया है। ऐसा था पूरा पैर का भाग। ठीक है, ये प्लेंटुली, ये ऐसा कंटिन्यू ये पैर का भाग था, है ना? अब इसमें लिखा है टार्सस के अंतिम खंड पर, टार्सस जो होता है उसके अंतिम खंड पर काइटिन का एक टुकड़ा होता है जिसे प्री टार्सस कहते हैं। ये भी आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो ये रहा प्री टार्सस, ये दिख रहा है। टार्सस के अंतिम खंड पर एक काइटिन का टुकड़ा है, ये प्री टार्सस है, ये यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, जिस पर कांटेदार, आगे लिखा है जिस पर कांटेदार पंजा किला होता है, पंजा को किला बोलते हैं, तथा बीच में एरोलियम या पल वाइलस नामक एक गड्ढा पाया जाता है। ये भी आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये पंजा है, ठीक है। और इसके साइड में ये पेलविलस है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, पंख देख लेते हैं। पंख हालांकि पहले भी हम देख चुके हैं। पंख आपको पता ही है, काकरोच में 2 जोड़ी पंख लगे होते हैं। पहले जोड़ी के पंख मीजोथोरैक्स से निकलते हैं, ये याद रखना। पहले जोड़ी के जो पंख हैं वो मीजोथोरैक्स से, और दूसरी जोड़ी के जो पंख हैं वो मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए पंख का और पैर का अलग कंसेप्ट है। देखिए पंख पहले मतलब प्रोथोरैक्स पर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। एक जोड़ी कहाँ होते हैं? मीजोथोरैक्स पर। और एक जोड़ी कहाँ होते हैं? मेटाथोरैक्स पर। ये समझ पा रहे हैं आप? अरे भाई, ये 3 भाग होते हैं इसके। इस पे होते हैं एक जोड़ी पंख मीजोथोरैक्स पर, और एक जोड़ी होते हैं मेटाथोरैक्स पर। प्रोथोरैक्स पर जो है पंख नहीं होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, क्लियर? पैर तो तीनों पर होते हैं।
बट पंख जो है वो मीजोथोरक्स और मेटाथोरक्स पर ही होते हैं, ये आपको याद रखना। आगे लिखा है, पहली जोड़ी के पंख दूसरे पहली जोड़ी के पंख पूरे उदर को ढककर रखते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रा या टेगमिना कहते हैं। ये हम पहले पढ़े थे जब उसमें ऑर्डर की विशेषताएं पढ़ रहे थे, याद है, टेगमिना या इलेक्ट्रा। हाँ। और पश जोड़ी के पंख उड़ने में जो है हेल्प करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो टेगमिना या इलेक्ट्रा किस में पाए जाते हैं, कॉकरोच में, पंख उड़ने में। ठीक, बक्ष का हमारा पार्टीशन कंप्लीट हो गया, बक्ष का पोर्शन। इसके बाद उदर है, वो देख लेते हैं। अब आगे उदर, उदर वाला भाग है, उदर उपांग देख लेते हैं। ये शरीर का तीसरा भाग है उदर। अब ये आपको ध्यान रखना है, वयस्क जो कॉकरोच होता है, मतलब एडल्ट प्रोण होता है, उसमें आपको याद रखना है कितने उदर में जो है कितने वो होते हैं, खंड होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो उदर में वयस्क कॉकरोच जो होता है एडल्ट में, उदर में 10 खंड होते हैं, ठीक है। जबकि जो छोटा भ्रूण अवस्था या एम्ब्रियो अवस्था जो होती है उसमें खंड 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। एडल्ट में 10 है और भ्रूण अवस्था में 11 है। जबकि अगर स्पेशल पूछ ले कि नर में कितने होते हैं, तो नर में 9 होते हैं और मादा में 7 खंड जो है, मतलब होते तो 11 ही हैं, लेकिन अगर वयस्क की बात करें तो 10 होते हैं, भ्रूण अवस्था में 11 होते हैं, लेकिन नर में अगर बात करें तो स्पष्ट दिखाई 9 ही देते हैं और मादा में स्पष्ट दिखाई 7 ही देते हैं, ठीक है। होते तो 10 ही हैं वयस्क में, और भ्रूण अवस्था में 11 होते हैं, लेकिन नर में स्पष्ट कितने दिखाई देते हैं, 9, और मादा में 7 दिखाई देते हैं स्पष्ट। अब इसमें आगे लिखा है, नर व मादा दोनों में 7वां टर्गम 8वें टर्गम व 9वें टर्गम को ढके रहता है। अब देखिए यहाँ पर 8वां टर्गम, जो सॉरी 7वां जो टर्गम है 8वें व 9वें टर्गम को ढके रहता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, नर नर व मादा दोनों में 10वें टर्गम पर एक जोड़ी एनर सरकाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर एनल सरकाई या गुदलूम लगे होते हैं नर व मादा में 10वें टर्गम पर। अब टर्गम स्टर्नम ये प्लूरोन ये मैं बता चुका हूँ, वो प्लेटें बताई थी मैंने, ब्रेस्ट प्लेट, ठीक है। तो अच्छा, मुझे कौन बताएगा टर्गम किसको बोल रहे थे। टर्गम ब्रेस्ट प्लेट को बोल रहे थे, याद है कि नहीं। पक्का। टर्गम या टर्गाइट ये ब्रेस्ट प्लेट थी, ठीक है। डोर्सल प्लेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हम्म, मतलब पृष्ठ वाली सतह पर जो होते हैं। आगे तो 10वें लिखा है, 10वें जो नर व मादा दोनों में 10वें टर्गम पर एक जोड़ी एनल सरकाई या गुदलूम लगे होते हैं। ये ध्वनि के संवेदांग होते हैं तथा कंपन ग्राही होते हैं। तो ध्वनि के संवेदांग होते हैं मतलब कि आवाज को जो है सेंसिंग वो करते हैं, कैच करते हैं। नर में 90 उदर खंड में एक जोड़ी एनल स्टाइल सूप गुद सूप निकले होते हैं, जो कि कांटेदार व नुकीले होते हैं। अब यहाँ याद आपको यही रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एनल सरकाई या गुदलूम कहाँ पर होते हैं, तो ये एक जोड़ी होते हैं नर और मादा में, कौन से खंड पे, हैं? नहीं, नर व मादा दोनों में। एनल सरकाई पूछ रहा हूँ, गुदलूम, गुद सूक नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए दोनों में अंतर है, एनल सरकाई अलग है, एनल स्टाइल अलग है।
एनल सरकाई तो दोनों में होंगे, बोथ में, है ना। 10वें टर्गम पे होंगे, ये तो आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये दिख रहा है 10वां, दोनों में 10वां दिख रहा है। 10वें पे कौन से होंगे? 10वें टर्गम पे, हाँ एनल सरकाई या गुदलूम होंगे, ठीक है। ये ध्वनि के संविधान में कंपन ग्राही होते हैं। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एनल स्टाइल किस में पाए जाते हैं या गुदसूक, तो गुदसूक केवल किस में मिलेंगे? नर में, वेरी गुड। ये भी कौन से खंड पे मिलेंगे? 9वें खंड पे, 9वें खंड पे एक जोड़ी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे लिखा है 8वें स्टर्नम पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है मादा जनन छिद्र किस कौन से खंड पे होता है? 8वें स्टर्नम पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। अब स्टर्नम मतलब, देखिए टर्गम पृष्ठ थी और स्टर्नम या स्टर्नाइड अधर, अधर प्लेट थी। हाँ। अब देखिए इसमें एक और ध्यान रखना है, आगे लिखा है जबकि नर जनन अंग नवे स्टर्नम पर गोनेपोफाइसिस के रूप में पाए जाते हैं। तो दोनों चीज क्लियर हो गई, दोनों ही स्टर्नम पर हैं। 8वें नंबर पे कौन है? 8वें स्टर्नम पे मादा जनन छिद्र, और नर जनन छिद्र कौन से पे है? नवे स्टर्नम पर, ठीक है। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब ये हमारा खत्म हो गया है, ये जो भाग थे ना शरीर के वो खत्म हो गए हैं। अब हमको दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखना है, पाचन तंत्र, कॉकरोच का पढ़ना है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। हेलो, चलिए तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए कॉकरोच की जो आहार नाल है, अब आहार नाल तो आप समझते ही हैं, क्या होता है आहार नाल, बताएं जरा। 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसकी आहार नाल के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में डिवाइड कर, आहार नाल उसको बोलते हैं जब मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जो एक नली होती है जो जाती है, उसको हम आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है, क्लियर। तो इसकी आहार नाल को ना हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, 3 भाग में बांट रखा है। 3 भाग होते हैं आहार नाल के, कितने भाग होते हैं कॉकरोच के आहार नाल के? 3 भाग। 3 भाग, सपोज 1, ये 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं पूर्व आंत या स्टोमोडियम, ठीक है, क्लियर। इसको हमने बोल दिया स्टोमोडियम या पूर्वांत्र, और इसको हमने बोल दिया मिसेंटोरॉन या मध्यांत्र, और इस भाग को हमने बोल दिया प्रोक्टोडियम या पश्चांत्र, एसएमपी, ठीक है। स्टोमोडियम, मिसेंटोरॉन एंड प्रोक्टोडियम, अंग्रेजी भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो स्टोम स्टोमोडियम या पूर्वांत होती है ना, वो एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल। और इसके बाद मध्यांत या मिसेंटेरॉन, ये भी ये एक्टोडर्मल होती है। और ये जो लास्ट वाली है पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम, ये एक्टोडर्मल होती है। तो कुल मिला के पूर्वांत्र और पश्चांत्र दोनों की दोनों एक्टोडर्मल होती हैं, और मध्यांत्र जो है वो एंडोडर्मल होती है। ये मैं बताऊंगा डिटेल में, जंतु वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये याद रख लेना। तो एक्टोडर्मल कौन कौन सी होती है? पूर्वांत्र और पश्चांत्र। और एंडोडर्मल कौन होती है? मध्यांत्र या मेसेंटेरोन, वेरी गुड। तो अब कुल मिला के ये आहार नाल जो है ट्रांसमिटिव या पाचन तंत्र जो है 3 भाग में हम देखेंगे, ठीक है, आहार नाल। और टोटल लंबाई कितनी होती है आहार नाल की? 6 से 7 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें भी हम सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं
पूर्वांत्र या स्टोमोडियम, ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। जैसे कि स्टोमोडियम, स्टोमोडियम में देखते हैं तो स्टोमोडियम में लिखा है, अब आगे वाला भाग होगा स्टोमोडियम, पूर्वांत्र बोल रहे हैं ना इसको। तो यह भाग, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? मुख आता है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, क्रॉप व पेशनी में बटा होता है। मुख गुहा में भोजन को लार के साथ मिलाया जाता है। अब यह भोजन आगे जाएगा ग्रसनी में, फिर ग्रसनी से होती है ग्रास नली से धीरे धीरे एक चौड़े भाग क्रॉप या अन्नपुट में पहुंचता है। ये तो अपन ने उधर भी देखा था पोल्ट्री में, क्रॉप या अन्नपुट, ठीक है। अब ये क्रॉप में भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता करता है। क्रॉप एक भाग होता है, और क्रॉप का जो मुंह है वो पेशनी या गिजार्ड में खुलता है। मतलब कि पेशनी या गिजार्ड से लगा हुआ भाग एक क्रॉप होता है। जी आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में शायद, ये दिख रहा है आपको क्रॉप, ये लिखा है क्रॉप, ये क्रॉप, ये भाग दिख रहा है गोल गोल, इसको क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप से सटा हुआ भाग होता है हमारा पेशनी के। क्रॉप का जो मुंह है ये किस में खुलता है? पेशनी में। क्रॉप का मुंह पेशनी या गिजार्ड में खुलता है। पेशनी में मोटा वृत्ताकार एक पेशीय स्तर का, वृत्ताकार एक पेशीय स्तर होता है। भोजन को पीसने का कार्य ये पेशनी की गुहा में होता है। ये तो आपको पता ही है, पेशनी पीसने का काम करती है। जिसे हम शस्त्रागार या आर्मेनियम कहते हैं, ये पेशनी के भाग हैं, ठीक है। दो फोल्ड द्वारा मध्यांतर में धंसती है पेशनी, जिन्हें हम स्टोमोडियल बाल्व कहते हैं। गिजार्ड में 6 क्यूटिकुलर दांत होते हैं, जिनके बीच की दरारें छलनी नुमा रचना एक स्ट्रेनर बनाती हैं। गिजार्ड के ऊपरी भाग में भोजन की पिसाई का कार्य होता है, जबकि निचले भाग में भोजन को छानने का काम होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टोमोडियम कंप्लीट हो गया, पूर्वांत्र। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है,